दोस्तों, तो हम EMRS का यहाँ पर पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो इससे पहले हमने 5 पार्ट कंप्लीट कर दिया है। आप पिछले वाली वीडियो में देख सकते हैं। तो इस पार्ट में हम कर रहे हैं पार्ट नंबर 6 और जो कि हमारा लैंग्वेज का पार्ट रहने वाला है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रहता है कि हमें लैंग्वेज वाला जो हमारा पार्ट है उसमें 40% मार्क्स कंपलसरी लाने होते हैं। 80% लाना होता है, ठीक है। 40 का होता है मतलब 10 मार्क्स का अगर हमारे पास ये पार्ट रहता है तो उसमें से मिनिमम हमें 4 मार्क्स लाना होता है, ठीक है। 4 मार्क्स हिंदी में और 4 मार्क्स इंग्लिश वाले पार्ट में। टोटल 8 मार्क्स हमारा कंपलसरी होता है हमें लाना। उसी के बाद ही हमारा अगर मिनिमम क्वालिफाई करता है कोई बंदा तो उसी के बाद उसका कॉपी चेक होएगा। नहीं तो अगर आप इसमें फेल कर जाते हैं तो आप ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई हो, ठीक है। तो ये लैंग्वेज वाला पार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। तो आज इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें 10 ही क्वेश्चन रहेंगे, ज़्यादा नहीं रहेंगे, लेकिन इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसमें हमें मिनिमम 4 मार्क्स लाने ही होते हैं, ठीक है। अगर इसमें भले आपने 10 मार्क्स ले आए हिंदी में, इंग्लिश में आप 2 मार्क्स ले आते हैं मान लिया किसी कारणवश, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। दोनों में मिनिमम 4 इसमें चाहिए और मिनिमम 4 उसमें, दोनों लैंग्वेज में 4-4 मार्क्स लाना कंपलसरी है, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं 101 वाला। इसमें दिया गया है चूज द ऑप्शन विच करेक्टली फिल्स इन द ब्लैंक। तो हमें दिया है सेंट जेम्स इज डॉट डॉट चर्च नियर माई रेजिडेंस। तो यहाँ पर सीधे ऑप्शन 4 आ जाएगा, इज द चर्च नियरेस्ट माई रेजिडेंस, मेरे घर के नजदीक है, ठीक है। उसके बाद है प्रश्न संख्या 102, चूज द ऑप्शन नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बाय। नियरेस्ट मीनिंग में होना है, देखो फास्टिडियस का हमें मीनिंग करना है, ठीक है। तो फैशनेबल तो नहीं होता है फास्टिडियस माने, मेटिकुलस अभी देख लेते हैं, फास्ट नहीं होता है फास्टिडियस का मीनिंग, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता है, तो ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, मेटिक्यूलस। फास्टिडियस का जो नियरेस्ट मीनिंग है वो मेटिक्यूलस होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 103, आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें दिए गए हैं that he would score a century is almost certain। तो ये जो अंडरलाइन वाला पार्ट है ये क्या है, पार्ट ऑफ क्लॉज इसमें कौन सा है, वर्ब है, प्रिंसिपल है, नाउन है, एडजेक्टिव है। तो देखिए इज ऑलमोस्ट सर्टेन है तो लगभग निश्चित है ये। तो ये कोई वर्ब तो है, वो एडवर्ब तो है नहीं, वर्ब की कोई विशेषता बताने वाला सेंटेंस तो नहीं लग रहा है, ठीक है। तो प्रिंसिपल मतलब मेन सेंटेंस को बोलते हैं प्रिंसिपल। एडजेक्टिव भी नहीं है, ठीक है। किसी नाउन या प्रोनाउन का जो विशेषता बताता है उसको एडजेक्टिव बोलते हैं, स्पेशलिटी, तो वो भी नहीं है। तो ये क्या है, नाउन है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है, ठीक है। ना एडवर्ब है, ना प्रिंसिपल है, ना एडजेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 104, choose the option in which voice in the given sentence has been correctly changed, ठीक है। वो हमें सेंटेंस चूज करना है जिसमें सेंटेंस वॉइस क्या है, सही तरीके से चेंज हुआ है, ठीक है। तो सेंटेंस क्या है, आई गेव यू अ पेन लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मैंने आपको एक पेन दिया, ठीक है। तो इस ये एक्टिव में है, इसका वॉइस चेंज करेंगे तो पैसिव में बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा, यू वर, ठीक है, आई गेव यू। तो इसमें मेन सेंटेंस है आई गेव यू, तो यहीं से इसको समझना, ठीक है। अ पेन लास्ट ईयर जो है ये ऑब्जेक्ट का पार्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट वाला पार्ट, यू के बाद वाला पार्ट जो है इसी के जो मेन हमारा है यू के बाद आएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, जैसे इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो ये कैसे बनेगा, यू, ठीक है, वर गिवन, you were given a pen
बाय मी लास्ट ईयर। ठीक है, तो इसका करेक्ट ये रहेगा ऑप्शन नंबर 4। और देखिए ये इसको हमने क्यों सिलेक्ट नहीं किया, तो जब यहाँ पर अब पेन की बात हो रही है, ठीक है, तो पेन सॉरी इसका जो ऑब्जेक्ट है वो यू है, तो यू के लिए वज नहीं आता है, यू क्योंकि प्लूरल है तो वर आएगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस को चूज नहीं किया क्योंकि यहाँ वज था। ठीक है, और यहाँ पर हैड था, तो जब अगर पास्ट का है, देखिए पास्ट का है तो वज ही आना चाहिए, सॉरी वज वर आना चाहिए, लेकिन वज नहीं आएगा क्योंकि ये प्लूरल है तो वर आएगा। और वर यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक सेंटेंस में 4 में, तो आपको अगर यहाँ पर ये रूल आता है तो इसको करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे ऑप्शन लगा सकते हो। क्या होता है, पास्ट का टेंस पास्ट ही रहता है। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न संख्या 105। इसमें दिया गया है चूज द ऑप्शन अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। तो अपोजिट हमें ढूंढना है। इंटेग्रिटी माने होता है एकता, जुड़ाव। ठीक है, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, फ्रेजिलिटी। ठीक है, फ्रेजिलिटी मतलब अनेकता बोल सकते हैं, या फिर जो जल्दी बिखरने वाला ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी नहीं होगा इंटीग्रिटी का, कॉम्प्लियंस नहीं होगा, ओबीजियंस नहीं होगा। ठीक है, तो इसका एक और है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल माने होता है भंगुर। ठीक है, भंगुर होता है फ्रेजाइल माने, तो वो उसी का सिनोनिम है फ्रेजिलिटी। इंटेग्रिटी माने एकता, फ्रेजिलिटी माने टूटना उसका। ठीक है, जुड़ना टूटना ऐसे समझ सकते हो आप। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट होगा। प्रश्न संख्या 106। इसमें क्या दिया गया है, चूज द ऑप्शन इन विच द फॉलोइंग जंबल ग्रुप ऑफ द वर्ड कैन बी करेक्टली रीअरेंजेस फ्रॉम मीनिंगफुल सेंटेंसेस। ठीक है, तो कैसे हमें रीअरेंज करना है कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए, तो इसका राइट ऑप्शन डी है। कैसे, अगर इसको देखिए डी सी ए बी के रिस्पेक्ट में अगर हम करें तो ये एक सेंटेंस बन जाएगा। कैसे, देखिए पहले हमें उठाना है डी, द प्रेजेंट वार्निंग, the present warning is mild contrasted with what he received last year। ठीक है, ये इस प्रकार से एक सेंटेंस बन जाएगा। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, द प्रेजेंट वार्निंग, जो उसको अभी वार्निंग दी गई है वो तो इज माइल्ड, वो तो हल्की फुल्की है। ठीक है, कॉन्ट्रास्टेड, जो उसको कॉन्ट्रास्ट है मतलब उसके उल्टा है, किसके उल्टा है, with what he received last year। ठीक है, लास्ट ईयर को जो डांट पड़ी है उसके मुकाबले तो ये हल्का है कह रहे हैं। ठीक है, ये इसका लास्ट ईयर उसको मतलब बहुत खतरनाक वाली डांट पड़ी होगी, तो उसी के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, तो अगर आप जैसे शुरुआत करते हैं तो द से ही हमेशा सेंटेंस की शुरू होती है। ठीक है, तो ऐसे भी आप पकड़ में आ जाएगा, द प्रेजेंट वार्निंग से ही सेंटेंस, ही रिसीव्ड लास्ट ईयर से नहीं होगा कोई भी सेंटेंस शुरू। तो डी से देखिए पहला एक ही ऑप्शन है जो डी से शुरू हो रहा है, तो ऐसे भी आप पकड़ सकते हो, जरूरी नहीं आपको सेंटेंस आता ही हो। ठीक है, बट इतना है कि बेसिक आता हो कि सेंटेंस द से शुरू होता है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 107। इसमें क्या करना है, वन ऑफ द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस मे और मे नॉट हैव एन एरर, आइडेंटिफाई द वन विद एरर। तो हमें इस जो सेंटेंस दिया गया है उसके किस पार्ट में एरर है वो बताना है। ठीक है, तो ऑन माई वे, अपने रास्ते में, टू स्कूल, स्कूल के रास्ते में, आई फाउंड, मुझे मिला, अ 50 रुपीज नोट, 50 रुपए का नोट मिला मुझे स्कूल जाते समय। ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉमन मिस्टेक है जो कोई भी देख सकता है, 50 रुपीज नोट। तो देखिए 50 रुपए का नोट मिला है, तो एक ही नोट मिला है या बहुत सारे नोट मिले हैं, इसका कोई वो है नहीं। तो जो नोट है 50 रुपए का नोट मिला है, तो लेकिन इसने रुपीज बोला है। ठीक है, इसको हम
एक ही नोट मिला है तो हम रुपी बोलेंगे उसको, RUPEE होगा, ठीक है, S नहीं होगा। तो यहाँ पर इस पार्ट में, डी वाले पार्ट में मिस्टेक है। तो देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हाँ, 50 रुपी नोट मिला है ना, तो ये ऑप्शन नंबर, एक मिनट वेट मिनट, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी पार्ट में इसका मिस्टेक है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, किसी में उन्होंने ये ए भी दे रखा था, तो आप इसको एक बार खुद से चेक कर लीजिएगा इस वाले क्वेश्चन को कि यही वाला मिस्टेक है या ए वाला मिस्टेक है, ठीक है। मेरे हिसाब से रुपी होना चाहिए। बाकी इसको, इस वाले क्वेश्चन को आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 108। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन आइटम यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो हमें क्या करना है, जो अंडरलाइन है उसको मीनिंग बताना है, ठीक है। ऑन द वे ही हैड लंच, उस रास्ते में उसने लंच किया। ऑफ अ काइंड, एक प्रकार का लंच किया। अब ये क्या बात कह रहे हैं, हम कब बोलते हैं कि हमने एक प्रकार का लंच, मतलब लंच भी क्या ही बोले उसको, मतलब लंच किया नहीं बोलने सीधे सीधे। ऑन द वे आई हैड लंच नहीं बोला, लंच ऑफ अ काइंड, अंडरलाइन यहाँ पर से है ना, लंच ऑफ अ काइंड, एक प्रकार का लंच किया, मतलब किया या नहीं किया कोई फर्क नहीं, मतलब उतना खास वाला लंच नहीं किया, मतलब थोड़ा थोड़ा, या तो हल्का फुल्का खा रखा होगा, या फिर जो लंच मिला होगा उसको वो क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं होगी। तो ऑप्शन पहला है लंच ऑफ अ काइंड का वेरी स्पाइसी नहीं, ग्रेट क्वालिटी, लंच ऑफ अ काइंड मतलब बेकार सा उन्होंने कुछ खा रखा है, तो ग्रेट क्वालिटी तो नहीं होगी, ठीक है। वेरी एक्सपेंसिव नहीं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा। ऑफ अ पुअर काइंड, पुअर काइंड मतलब उन्होंने जो लंच खाया वो ठीक नहीं था, ठीक है, पुअर काइंड का था वो, तो उसको हम बोलेंगे लंच ऑफ अ काइंड, एक प्रकार का खाया, खाया नहीं खाया बराबर ही है वो, ठीक है। तो इस आइटम का ये जो है मीनिंग ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। क्वेश्चन नंबर 109। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अ अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें दिया गया कमला वॉज ऑल अलोन व्हेन आई सॉ हर। कमला क्या थी, ऑल अलोन थी जब मैंने उसको देखा। तो अंडरलाइन में हमें बताना है कि क्या है, ऑल है। तो ऑल क्या होगा, कंजक्शन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, तो ऑल क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। ऑल अलोन है, इसको पूरा एक साथ ले लेंगे ना, ऑल अलोन है तो एडवर्ब। देखा, लेकिन कैसे देखा, देखिए ये हमारा वर्ब है, और वर्ब की जो विशेषता बताता है उसे एडवर्ब बोलता है। देखा लेकिन कैसे, ऑल अलोन, अकेले देखा, तो एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब है प्रश्न संख्या 110। चूज द ऑप्शन विच करेक्टली फिल्स इन द ब्लैंक। दिस नेशनल हाईवे रन्स डॉट डॉट हिल एंड प्लेन। ये जो नेशनल हाईवे दौड़ती है, कहाँ दौड़ती है, हिल और प्लेन, मतलब पिछी वे है, हिल पहाड़ियों में भी है और प्लेन में भी है, लेकिन इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे इसको, दिस नेशनल हाईवे रन ओवर हिल एंड प्लेन। अब इनटू नहीं बोलेंगे, अबव नहीं बोलेंगे, बिलो नहीं बोलेंगे, ओवर बोलेंगे, ठीक है। ओवर हिल एंड प्लेन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा राइट आंसर, ओवर हिल एंड प्लेन। जो नेशनल हाईवे है वो पहाड़ों में भी दौड़ती है और प्लेन में भी दौड़ती है। दौड़ती है का मतलब प्लेन में भी है वो और पहाड़ों में भी, ठीक है। तो ये था लैंग्वेज का जो हमारा फर्स्ट पार्ट, इंग्लिश लैंग्वेज का सॉल्यूशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता भी दिया है पहले स्टार्टिंग में क्यों इंपॉर्टेंट है। हमें मिनिमम 4 मार्क्स यहाँ पर से चाहिए ही चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। और माइनस मार्किंग है 1/3, तो फिर इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी, अगर बाई चांस अगर गलत आपके हो गए तो उस समय क्वालिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हिंदी वाले में, ठीक है, पार्ट 7th वाले में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।